बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। अब आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते अहम मोड़ पर आ चुके हैं। जी हां, ये बड़ी खबर। मोहन भागवत से आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मिलेंगे। तो यहां पर देखिए, बीजेपी और आरएसएस के जो रिश्ते हैं अहम मोड़ यहां पर ले चुके हैं और आज मुलाकात है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मिलेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली मुलाकात होगी, तो यूपी में आए खराब नतीजों पर भी यहां पर चर्चा हो सकती है। इस मुलाकात में लोकसभा नतीजों के बाद संघ और बीजेपी के रिश्ते पर भी चर्चा होगी। बीजेपी को लेकर संघ नेताओं के बयानों में भी अब तल्खी देखी जा रही है, क्योंकि हाल ही में देखिए संघ प्रमुख मोहन भागवत के बाद अब इंद्रेश कुमार का भी तंज सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राम भक्त पार्टी को अहंकार आ गया है। राम भक्त पार्टी यानी कि आप समझिए बीजेपी की ओर इशारा किया गया है इंद्रेश कुमार की ओर से ये तंज, और उन्होंने कहा है कि राम भक्त पार्टी यानी कि बीजेपी को अहंकार आ चुका है। जो शक्ति मिलनी थी वो अहंकार के कारण रुक गई। ये बड़ा तंज कसा है संघ प्रमुख मोहन भागवत के बाद अब इंद्रेश कुमार ने। लेकिन बड़ी बात यह है कि मोहन भागवत से आज आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। इस बीच चर्चा ये भी हो सकती है, यूपी का चुनाव जिस तरह से रिजल्ट आया उसको लेकर भी यहां पर बातचीत होगी। तो आज ये मुलाकात बेहद ही अहम है। लेकिन अब जिस तरह से नेताओं के बयानों में तल्खी आ चुकी है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे हैं या फिर तल्खी आ चुकी है। क्योंकि अब हाल ही में इंद्रेश कुमार का तंज सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो भी सुनवाते हैं। पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं, राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। राम सदा न्याय प्रिय थे, रहेंगे। तो देखिए, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार को आप सुन रहे थे और चलिए अब आपको वो बयान भी सुनवाते हैं जब मणिपुर घटना को लेकर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा था, आरएसएस मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा था। माफ कीजिएगा, चलिए आपको वो बयान भी सुनवाते हैं। जगह जगह और समाज में कलह ये नहीं चलता। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। तो देखिए, यहां पर दो बयानों को आपने सुना। आपने इंद्रेश कुमार को भी सुना और आपने मोहन भागवत को भी सुना। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जिस तरह से तल्खी भी साफ तौर पर देखी जा रही है। लेकिन अब ऐसे में बंसल न्यूज के सवाल क्या है, चलिए आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार बंसल न्यूज के सवाल क्या कुछ है। क्या वाकई में बीजेपी और संघ में कोई अनबन है? एक बड़ा सवाल है, हर कोई जानना भी चाह रहा है। संघ के नेताओं के तीखे बयान आखिरकार किस तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या जेपी नड्डा के बयान ने संघ और बीजेपी में दूरियां बढ़ाई हैं? ये 3 बहुत ही बड़े सवाल हैं बंसल न्यूज के, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट आने के बाद से इस बात की चर्चा खूब है कि अब बीजेपी और आरएसएस में पहले जैसा समन्वय नहीं रहा है। एक दूसरे के पूरक कहे जाने वाले बीजेपी और आरएसएस को लेकर आखिरकार ऐसी खबरें कहां से निकलकर सामने आ रही हैं? और मोहन भागवत के बाद अब इंद्रेश कुमार ने जिस तरह से तंज कसा है, साफ तौर पर अंदाजा लगाया भी जा रहा है कि क्या बात है या सब कुछ ठीक नहीं है। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ न्यूज हेड शरद जी भी जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। शरद जी, यहां पर इंद्रेश कुमार का हाल ही में एक बयान सामने आया है। आरएसएस नेता हैं, इससे पहले मोहन भागवत को भी सुना। क्या लगता है आपको, चुनाव के बाद जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं आरएसएस की ओर से, क्या वाकई में बीजेपी और आरएसएस एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं? लेकिन अब देखिए, बयानों का सिलसिला कुछ और ही इशारा कर रहा है और आज योगी आदित्यनाथ भी मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं और क्या बीजेपी और आरएसएस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? शरद जी।
देखिए, पहले तो हम ये समझ लें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वभाव और चरित्र क्या है। तो ये तय मानिए कि आरएसएस का स्वभाव और चरित्र समालोचना की दृष्टि से बात करना है। हाँ, ये एक संयोग है या उसके पीछे क्या कारण है कि बीते 10 वर्षों में संघ और भारतीय जनता पार्टी, जब 10 वर्षों का पहला और दूसरा कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो पूरी बीजेपी सरकार को लेकर संघ और सरकार के बीच में समन्वय या टीका टिप्पणी का कोई भी ऐसा प्रसंग हमें याद नहीं आता है जो हमें ये बताए कि कहीं कोई ऐसी बात उठी है। और संघ हमेशा समालोचना में, आलोचना नहीं कह रहा हूँ, समालोचना का स्वर रखता है। समालोचना का अर्थ है कि वो जहाँ कहीं भी उसे लगता है कि ये राइट टाइम है कोई बात कहने का, तो वो इससे परहेज नहीं करता है कि ये भारतीय जनता पार्टी है या ये कांग्रेस है या ये वामपंथी दल हैं या कोई भी है। ये संघ का स्वभाव और चरित्र है। आप अगर इसके पहले चलें, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय चलें, तो भारतीय मजदूर संघ, दत्तोपंत ठेंगड़ी, वो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते थे। और इसके पहले भी अगर आप देखें कि जब बांग्लादेश को अलग करने के मूवमेंट में भारत और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सक्रिय थी, तो ये संघ था जिसने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा। तो ये नहीं है कि कोई अच्छा काम कल राहुल गांधी करते हैं तो संघ उनकी प्रशंसा नहीं करेगा। ये संघ के स्वभाव को हमें समझना होगा। हाँ, अब 10 वर्षों तक कोई बात नहीं हुई और 10 वर्षों के बाद संघ को ये लगा है कि जिस तरह की दशा और दिशा होनी चाहिए थी वो कुछ भटक रही है, ऐसा संघ को प्रतीत होता है, ऐसा अनुमान हम लगा रहे हैं। और इसकी कहानी की शुरुआत होती है इस कथा की उत्तर प्रदेश से, जहां संघ ये मानता है कि जिस तरह से उसने अपने फीडबैक से जो बातें भारतीय जनता पार्टी को प्रेषित की थी, भेजी थी, उन पर भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान उतना नहीं दिया जितना देना था। तो भारतीय जनता पार्टी के इस रवैये को इंद्रेश कुमार अपने अंदाज में कहते हैं कि एक वो पार्टी हारी है, इंडिया गठबंधन की तरफ वो इशारा करते हैं जो राम विरोधी थी कथित रूप से, और एक वो पार्टी गठबंधन की सरकार बनाने में कामयाब रही जिसमें कहीं ना कहीं अहंकार था। तो ये कहना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पहले मोहन भागवत जी ने मणिपुर की बात जरूर की थी, लेकिन वो समरसता, पक्ष विपक्ष, एक दार्शनिक परिप्रेक्ष्य था। लेकिन इंद्रेश कुमार जी का कहना बहुत स्पष्ट तौर पर कहना है कि कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं भारतीय जनता पार्टी में जो अपनी शैली को लेकर अति आत्मविश्वास से अभिमान की तरफ बढ़ गई हैं। शरद जी, ये महत्वपूर्ण जी बिल्कुल चुनाव से पहले जेपी नड्डा ने जब एएनआई को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने ये कहा कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। क्या लगता है ये तल्खियां यहाँ से शुरुआत हुई थी? क्योंकि आरएसएस के नेता चाहे बात कर ले इंद्रेश कुमार की या फिर मोहन भागवत की, चुनाव के बाद ही बयान आए, जबकि जेपी नड्डा ने चुनाव से पहले ये कहा। देखिए, मैं फिर दोहराऊंगा कि हमें समझना होगा कि संघ क्या है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कोई भी संघ के प्रति अवमानना का या उसे नीचा दिखाने का भाव नहीं रखता है, रख ही नहीं सकता है, क्योंकि वो उसका विचार पुंज है संघ। तो जेपी नड्डा जो कह रहे थे वो मुझे लगता है एक स्लिप ऑफ टंग था, एक जुबान फिसलने जैसी बात थी कि वो कहना कुछ और चाह रहे थे लेकिन एक्सप्रेशन ऐसा निकल गया जैसे मैं कह दूं कि मुझे अब मेरे माता पिता की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको इस तरह भी कह सकता हूं कि माता पिता का आशीर्वाद मेरे साथ है, लेकिन अब उनका आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा, उनका संरक्षण हमेशा मिलेगा, लेकिन अब मैं इतना आत्मविश्वास से भर गया हूं कि मुझे लगता है कि अब मुझे उनसे उतनी मदद नहीं लेनी चाहिए। शायद अगर जेपी नड्डा ये बात इस तरह कहते तो ये बात तूल नहीं पकड़ती, लेकिन वो इंटरव्यू में लगातार आप बात कर रहे हैं मीडिया से, शायद उनका एक्सप्रेशन ऐसा हो गया कि ऐसा लगा कि वो संघ को चुनौती दे रहे हैं। तो तकरार नहीं है, लेकिन इंद्रेश कुमार ने ये कह के जरूर बताया है कि आप संभलिए, हम जो आपसे बात कहते हैं हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हमें ना सरकार चलानी है ना सरकार में आना है, हम तो वही बात कहते हैं जिस विचार को हम पसंद करते हैं, उस विचार की पार्टी हैं आप, तो आप हमारी बात सुनेंगे, भला आपका ही होगा। आपने नहीं सुना इस बार, आप गठबंधन में अटक गए।
बिल्कुल बड़ी बात कह दी है और आपने भी बहुत अच्छे से उदाहरण दिया, दर्शकों को समझाया कि आखिरकार जेपी नड्डा की बात की थी, लेकिन अब इंद्रेश कुमार ने भी यहां पर बड़ा बयान दिया है। चले ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से आलोक राय भी विशेष संवाददाता जुड़ चुके हैं। आलोक जी, आज एक बड़ी मुलाकात माना जा रहा है, योगी आदित्यनाथ मिलने जा रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से। किस तरह से देखें इस मुलाकात के मायने क्या है, कब ये मुलाकात होगी और क्या लगता है जिस तरह से यूपी का जो रिजल्ट आया है इसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी? देखिए साक्षी, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात होगी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलेंगे। मोहन भागवत गोरखपुर दौरे पर हैं, आरएसएस का प्रशिक्षण सत्र चल रहा है, उसमें भाग लेने के लिए आए हुए हैं, तो निश्चित रूप से बड़ी मुलाकात होगी और चर्चा का केंद्र उत्तर प्रदेश के परिणाम रहेंगे, जरूर रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपेक्षाएं थी पार्टी की, जिस तरह से वो लगातार मेहनत कर रही थी। नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी से सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और तमाम दिग्गज, तमाम केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश में सीटें हार गए। अयोध्या, फैजाबाद लोकसभा में अयोध्या, जहां पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जहां पर तमाम विकास योजनाएं चल रही हैं, लगातार प्रधानमंत्री वहां पर दौरा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार वहां जाते रहते हैं, बहुत तरह के काम हो रहे हैं, हवाई अड्डा बना, रेलवे स्टेशन का नया टर्मिनल बना, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, तमाम बड़े बड़े जो है इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं। तो जिस तरह से वो सीट भी हारी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश गया और पार्टी के खिलाफ गया है। ये अलग बात है कि एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन बीजेपी की ये जो सरकार है ये कहीं ना कहीं कमजोर है। 2014 और 2019 की अगर हम बात करें तो उससे बहुत ही कमजोर सरकार है, और इसीलिए जो है, अगर जिस तरह से शरद जी कह रहे थे, जिस तरह से संघ प्रमुख ने बयान दिया था नागपुर में, या फिर इंद्रेश कुमार जो आरएसएस नेता है उन्होंने बयान दिया, तो कहीं ना कहीं जो है इन बयान के बड़े मायने हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो संघ की तरफ से या संघ प्रमुख कभी जो है या आरएसएस जो है इस तरह के सार्वजनिक बयान नहीं देता है, खासकर जो सरकार से जुड़े हों या सरकार के कार्यशैली से या संगठन से। लेकिन इस बयान के मायने बहुत बड़े हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश समेत केंद्र में, यानी टॉप लीडरशिप में भी बदलाव होगा। जेपी नड्डा को जिस तरह से केंद्र में मंत्री बनाया गया है, तो संगठन में भी बदलाव होगा, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा बदलना हो या फिर अन्य बदलाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश में बदलाव हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चर्चाएं बहुत तेज हैं। बीजेपी ने टास्क फोर्स बना रखी है, कारणों का पता लगाया जा रहा है, क्योंकि उम्मीदों पर पार्टी का परिणाम आया है चुनाव को, पार्टी की उम्मीदों पर बिल्कुल खरा नहीं उतरा है। बिल्कुल आलोक जी, आप नजर बनाकर रखिएगा क्योंकि ये मुलाकात जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है। शरद जी, एक लास्ट सवाल मेरा आपसे है, अगर बीजेपी और संघ में सब कुछ ठीक नहीं है, अनबन की बात जिस तरह से चल रही है, अगर ये अनबन है, और कौन सा वो फॉर्मूला हो सकता है, कौन से वो चेहरे हो सकते हैं जो कि इस अनबन को सही करे? क्या लगता है आपको आने वाले दिन किस तरह से आप देख पा रहे हैं दोनों के बीच में? देखिए, मैं फिर दोहराऊंगा कि ये अनबन नहीं है, ना ये कोई नाराजगी जैसी बात है। संघ अब तक चुप था क्योंकि उसे लग रहा था कि चीजों में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। समझिएगा इस बात जी को। बिल्कुल। और दर्शकों को भी हम यही समझाने की कोशिश करेंगे। संघ सिर्फ इसलिए चुप था कि उसे लग रहा था कि एजेंडा ठीक है, तमाम बातें ठीक हैं, आप जनता के मन में हैं, आप खुद अपने दम पर बहुमत लेकर आ रहे हैं, 272 पार कर रहे हैं। संघ इसलिए चुप था 10 वर्षों तक। अब संघ को लग रहा है कि उस विचार प्रवाह की पार्टी को, जो उसके विचार पुंज की पार्टी है, उसको दुरुस्त करने के लिए उसे अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। इसलिए अब वो चुप नहीं रहेगा। ये अनबन नहीं है, ये वो सही समय है कि माँ बाप जब ये देखते हैं कि उनका युवा पुत्र पुत्री या मैच्योर पुत्र या पुत्री थोड़ा सा कहीं दिशा से अलग जा रहा है, तो वो कहते हैं अब बोलना पड़ेगा, अब समझाना पड़ेगा, पानी थोड़ा सा सर से ऊपर जाने की तरफ जा रहा है। तो ये वो प्रोसेस है। अब ये जरूर समझिए आप कि बीच बीच में ऐसी टीका टिप्पणी संघ की आती रहेगी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मार्गदर्शी होगी। उसे ये समझ में आएगा कि ये चीज हमें कैसे ठीक करनी है। और जैसा आलोक कह रहे थे, आने वाले समय में आपको संगठन में इसका असर दिखेगा। प्रचारक श्रेणी के व्यक्तित्व अधिक संख्या में बीजेपी में आने की तरफ दिख सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के पहले संघ के फीडबैक को बहुत ध्यान में रखा जाएगा, और संघ अब कई विषयों पर मुझे लगता है कि ये 5 वर्ष में बीजेपी के लिए मार्गदर्शक की भूमिका इस तरह की टिप्पणियों के जरिए निभाता रहेगा। बिल्कुल मार्गदर्शक की भूमिका, और कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए बहुत ही अच्छा भी होगा जिस तरह से ये मार्गदर्शक मिलेगा, और कहीं ना कहीं एक बीजेपी नई बीजेपी भी इस पर उभर कर आ सकती है। नए चेहरे जो हैं देखे जा सकते हैं जिस तरह से अब आरएसएस यहाँ पर मार्गदर्शक बनेगा।